अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और फ़ौज़ा कसम राना। आज हम माइनस न्यूज़ में बात करेंगे बहुत अहम तरीन जो अपडेट्स हैं उन पर। और आज के व्लॉग में हम आपसे ज़िक्र करेंगे जिस तरह से बातचीत हो रही है और टॉप ट्रेंड कर रहा है, एप्स्टीन का क्या ताल्लुक़ था और वो क्यों इमरान खान से इतना ख़ाइफ़ था, और फिर वो ख़ुद कौन था, क्या करता था, और क्यों पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उस हवाले से, फिर इमरान खान के हवाले से जी खamenei से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये सारा नेटवर्क आप सोच रहे होंगे। और इसके साथ साथ जो दी इकोनॉमिस्ट बात कर रहा है, वही जो इससे पहले बीबीसी ने एक आर्टिकल छापा था और हमें नज़र आया था, और अब उसका अंग्रेज़ी वर्जन जो है वो हमारे सामने आ गया है, जिस तरह से मलाइन किया जा रहा है। तो उस तरह इसको समझने की आज कोशिश करेंगे कि जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिकल अफेयर्स की बात करते हैं तो ये नेक्सस या ये सारा नेटवर्क है क्या। तो सबसे पहले अगर हम जेफरी एप्स्टीन की बात कर लें तो ये अमेरिकन था, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। आपको थोड़ी सी आज हमने जो आपके लिए रिसर्च की है उस हवाले से बता दें तो ये 20 जनवरी 1953 में ब्रुकलिन यानी न्यूयॉर्क अमेरिका में पैदा होता है, और फिर 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क अमेरिका की जेल में ही ये रिपोर्ट दी जाती है जी इन्होंने वहाँ पर खुदकुशी कर ली है। अब आपको थोड़ा बताएं इनके ऑक्यूपेशन के हवाले से। तो ये सरमायाकार, माली मुशीर और जो फंडिंग वगैरह फ्राहम करते थे और फंड रेजर के तौर पर जाने जाते थे। अगर इब्तदाई ज़िंदगी की बात कर लें एप्स्टीन की कि वो जैसे कि वो कहाँ पैदा हुआ हमने बताया आपको, तो आपको बताएं कि एप्स्टीन ब्रुकलिन जो है वो न्यूयॉर्क का इलाका जो ब्रुकलिन है वहाँ पर पैदा भी हुआ, वहीं पर इब्तदाई तालीम और पला बढ़ा। फिर यूनिवर्सिटी में तालीम मुकम्मल किए बगैर ही तालीम को अधूरा छोड़ दिया, और बाद में इसकी स्कूल टीचर के तौर पर जो है वो अपनी खिदमात निभाता रहा। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें इब्तदाई तौर पर, अगर मशहूर तरीन जो अमेरिका के मालियाती इदारे थे वहाँ पर काम किया। फिर इसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्राइवेट एक सरमायाकारी की जो फर्म है वो भी ओपन की। फिर दौलतमंद और मशहूर शख्सियात के साथ ताल्लुकात कायम करना। आजकल ये बड़ा एक आम सा ट्रेंड है कि आप किसी भी मशहूर शख्सियत के साथ जाके जाएंगे, फ़ोटो बनाएंगे और शायद शो ये करेंगे कि उसका जो फेम है वो आपका है और उसका असर रसूख आपका है। तो एप्स्टीन भी शुरू से ही इन कामों में माहिर था। फिर आपको बताएं कि एप्स्टीन ने कई मशहूर शख्सियात, सियासतदान, कारोबारी अफराद और सल्तनती ख़ानदानों के साथ रवाबित बड़े स्ट्रॉन्ग कायम कर लिए थे। उनके दोस्तों में साबिक अमेरिकी सदूर जिसमें बिल क्लिंटन का भी नाम आता है, बरतानवी शहजादा एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप और दीगर बहुत सारी अहम शख्सियात हैं जिनके साथ ताल्लुकात और रवाबित के बारे में बात की जाती है। एप्स्टीन पर एक बहुत संगीन इल्ज़ामात जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, ख़ास तौर पर माइनर माइनर ट्रैफिकिंग के हवाले से उनकी बुरी शोहरत थी, और नाबालिग लड़कियों का ख़ास तौर पर जो कहते हैं ना सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से उन पर संगीन इल्ज़ामात ट्रैफिकिंग के भी लगे। फिर 2008 में उन्हें कहते हैं कि कम सज़ा मिली, लेकिन 2019 में दोबारा जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था तो एप्स्टीन की जेल में ही उसके बाद मौत भी हो जाती है और उसे खुदकुशी का रंग दिया जाता है। लेकिन अभी तक ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें सारे फैक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। कुछ लोग इन हक़ाइक़ को मानते हैं, कुछ तस्लीम नहीं करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन के एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम उनका था कि वो जो एक बहुत बड़ा ऐसा मुल्क है जो कि शायद एक बहुत बड़ी आबादी का जीना हराम किए हुए है, उनके उसके रवाबित उसी मुल्क से थे जिसको नाजायज़ रियासत के तौर पर भी जाना जाता है। तो उनको मलाइन किया जाता था कि मोसाद के साथ उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। तो एप्स्टीन की जब हम बात करते हैं तो उनको स्पाई भी करार दिया जाता था, और आलमी सतह पर ताकतवर शख्सियात और हुकूमती इदारों के साथ ताल्लुकात बनाने में वो माहिर माने जाते थे। फिर इसके साथ साथ अगर आप सोच रहे होंगे कि आज हम एप्स्टीन की बात ही क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि बहुत एक अहम ईमेल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हुए हैं, और उसी तनाजुर में ये सारी जो बहस है वो चल पड़ी है। क्योंकि इमरान खान ने जब साइफर लहराया था तो कोई भी नहीं मानता था, कोई उसे पॉलिटिकल स्टंट कहता है। इससे पहले हमने देखा है कि इंटरसेप्ट जो है वो डिकोडिंग करके पूरा साइफर पब्लिश भी कर चुका है और सारे हकायक सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अब आपको बताएं कि ये जो ईमेल जो है जेफरी एप्स्टीन की जो लीक हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, उन पर जो बात हो रही है उसका मैं आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के सुना देती हूँ कि ये ईमेल्स जो हैं ये वाज़े करती हैं कि जो एप्स्टीन है वो इमरान खान से एक तो कहते हैं ना ज़ाती इनाद रखना, पसंद ना करना, वो आपका कोई तासुब भी हो सकता है, मज़हब की बिना पर भी हो सकता है, या दीगर कोई इख्तलाफात भी आपके हो सकते हैं। तो एप्स्टीन के बारे में बताया जाता है कि एक तो ये बहुत बड़ी स्पाइंग एजेंसी के एजेंट भी थे, और ये इमरान खान से बहुत शदीद नफरत करते थे। और इमरान खान जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं तो उसके साथ ये एप्स्टीन ने अपने एक दोस्त को ईमेल में
ख़ास طور پر عمران خان کے قتل اور بغاوت کے لیے فنڈنگ کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ترکیہ کے صدر طیب اردوان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور نہ صرف طیب اردوان بلکہ امام خمینئی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، شی جی پنگ سے بھی، اور پیوٹن سے بھی زیادہ۔ یہ جو نام آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان جب دور اقتدار میں آیا تھا تو عمران خان کی جو پالیسیز تھیں وہ پرو رشیا بھی تھیں، پرو چائنا بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم بلاک کا 1974 کے بعد سے ہمیں ایک بڑی کانفرنس نظر آئی تھی یہاں پر پاکستان میں، جو کہ بھٹو کے بعد سے، بھٹو کے انجام سے تو آپ آگاہ ہی ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ عمران خان بھی ابھی بھی جیل میں قید ہیں۔ اس ای میل کے جو ڈاکیومنٹس لیک ہوئے ہیں، اس سے یہ ساری بات سامنے آ رہی ہے کہ ایپسٹین کے بارے میں یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ دعویٰ کرتا رہا ہے جب وہ زندہ تھا کہ وہ عمران خان کی 2 بیویوں سے وہ جانتا تھا یا اس کی سلام دعا تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ان 2 بیویوں کے بارے میں ایک تو ہم جمائمہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ریحام خان کا نام آتا ہے، لیکن بہت سارے میڈیا رپورٹس کے مطابق ریحام خان اس کی خود تردید کر چکی ہیں، ایپسٹین اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو یہ ایک معمہ ہی رہ گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب تک کوئی ایویڈنس نہیں آتے ریحام خان کی ملاقات یا ان کی جو بھی جان پہچان تھی اس حوالے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ریحام خان ایپسٹین کو جانتی ہیں یا نہیں، ظاہر ہے یہ ریحام خان خود سے تردید کر چکی ہیں، تو ظاہر ہے یہ وہ والی بات نہیں رہی۔ پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایپسٹین جان بوجھ کر عمران خان سے اپنی واقفیت کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتا رہا، اور یہ تاثر دیتا تھا کہ عمران خان ایک ناپسندیدہ شخصیت ہے، جو بات عمران خان میں نہیں تھی وہ بھی ظاہر ہے دوسری جگہوں پر پہنچا دینا۔ اور پھر اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ رپورٹ کر چکے ہیں کہ جو ایپسٹین ہے یہ جو موساد کے انتہائی قریب تھا، اور بنیادی طور پر یہ جو ایک صہیونی طاقت ہے اس کا بہت بڑا ایجنٹ بھی تھا، یہ سفارتکار اور بینکر کے طور پر کام کرتا تھا، جو اسٹریٹجک سطح پر کام کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم محفوظ طور پر اگر بات کر لیں تو جس طرح سے بات ہو رہی ہے ایک ایسے ملک کی جو کہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، جو کہ شاید اب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ افغانستان میں رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور افغان حکومت کے بارے میں افغان رجیم کا لفظ ہم عام طور پر اب سن رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نفرت ہے نا، یہ کوئی پہلے ہمیں کہا جاتا تھا گرم پانیوں کی جنگ ہے، وسائل کی جنگ ہے، تیل کی جنگ ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کلیش آف سیولائزیشن ہمیں وہیں جا کر ٹھہرا دیتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں مذہب کی بھی جنگ ہے، کہیں نہ کہیں یہ تعصب اسلاموفوبیا بھی ہے، اور وہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور عمران خان خاص طور پر اقوام متحدہ میں بھی جس طرح سے عمران خان نے آواز اٹھائی اسلاموفوبیا کے لیے، کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی کس قدر دل آزاری ہوتی ہے، ایون کہ 15 اکتوبر کا دن خاص طور پر اس بات کے لیے مختص بھی کیا گیا کہ وہ منایا جائے گا آپ کی شان میں، اور اسلاموفوبیا جو ہے اس کو رد کرنے کی بات کی گئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، آج ایک اور رپورٹ بھی آئی ہے جو کہ اکانومسٹ کی ہے، کیونکہ جس طرح سے ایپسٹین کی جو ای میلز ہیں وہ لیک ہوئی ہیں، وہ سارے شواہد ہمیں مل رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ یہ بھی کہتا تھا کہ بطور وزیر اعظم خاص طور پر پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ عمران خان کے اگر پاس ہیں، اور پھر کس ملک کو پاکستان سے خطرہ ہے یہ میرے سے زیادہ میرے خیال میں ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں ہم اس طرح سے انالائز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک طرف تو ایپسٹین کی بہت اہم ای میلز جو ہیں وہ لیک ہوتی ہیں، اور ان پر وہ ایک بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ اردوان سے بھی زیادہ، خمینائی سے بھی زیادہ، شی جی پن اور پیوٹن سے بھی زیادہ عمران خان کو خطرناک قرار دے رہا ہے، اور عمران خان کے ہٹانے کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ نہ صرف یہ کہ وہ جو سائفر تھا اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے، اس کو تو اینی ویز انٹرسیپٹ جو ہے وہ ڈی کوڈ کر کے چھاپ بھی چکا ہے، لیکن ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ عمران خان جو غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے ابھی بھی حالیہ بھی جو عمران خان کی سٹیٹمنٹس ہے وہ یہی ہے کہ شاید جیل میں مر تو جاؤں گا لیکن جھکوں گا نہیں، بکوں گا نہیں، اور میں کوئی ڈیل ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کروں گا۔ لیکن اگر پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں، ابھی ہم نے دیکھا ہے حالیہ ترمیم میں بھی صورتحال کس طرف گئی ہے کہ ظاہر ہے ہم پاکستان کی چھٹی بڑی فوج جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، پیشہ ور بھی ہے، مہارت بھی رکھتی ہے، لیکن پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں، ایٹمی نیوکلیر جو ویپنز ہیں خاص طور پر ان کو محفوظ بنانے میں وہ کس قدر اہم رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ایپسٹین ایک خطرہ ظاہر کر رہا ہے ایک سویلین گورنمنٹ سے، جس طرح سے پاکستان کو ملائن بھی کیا جاتا ہے، جی پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ تو اتنی ڈیموکریٹک نہیں ہے، یہاں پر تو سول ملٹری اگر ہم بیلنس کی بات کریں تو پلڑا جو ہے 28ویں ترمیم کے بعد تو ہمیں پوری طرح سے دوسری طرف ہی جھکتا ہوا دکھائی دے گیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ملائن کیا جاتا تھا، کچھ لوگ ایک طرح سے اور بھی تنقید کر رہے ہیں کہ شاید
सिविलियन गवर्नमेंट को मैनेज करना मुश्किल हुआ करता था, या फिर किसी और को बआसानी मैनेज किया जा सकता है, तो ये चीज़ भी है। दूसरा, इसको अगर हम जोड़ें इस बात से, जो इससे पहले बीबीसी रिपोर्ट कर चुका था, अभी इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट किया है, जिस तरह से बुशरा बीबी को एक स्पाई करार दिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये जो औरत के बारे में फोबिया है, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमने देखा है। चाहे मुगल दौर हो, वहाँ पर भी औरतों को मलाइन किया जाता था, जहाँ आरा एक करेक्टर जो है उसका हिस्ट्री में जिक्र आता है कि शायद वो स्पाइंग किया करती थी, और वो सारे मामलात में जो बड़े बड़े फैसले हैं वो करवाया करती थी, उनकी वजह से बगावत हो जाया करती थी। फिर जनरल रानी की टर्म आपने सुनी होगी, हमने देखा है कि ख़ास तौर पर जनरल जियाया के दौर में उनको मलाइन किया जाता है। फिर कहीं ना कहीं नाम आता है मरियम नवाज़ का, कि वो पॉलिसीज़ को जो है अपने तरीके से लेकर चलती हैं या चलाती हैं, ये गवर्नमेंट बनाने में, और PMLN की ख़ास तौर पर पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने में। और जिस तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत बहुत सारे लोग जो थे वेटरन PMLN के, वो PMLN का साथ छोड़ गए कि हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। और फिर जो मौजूदा PMLN ने इस वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर जो सारी सूरत हाल बनाई। अब थर्ड करेक्टर देखें, पहले बीबीसी ने रिपोर्ट किया और अभी इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट कर रहा है, और बुशरा बीबी को मलाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाकाबिले फ़हम बात लगती है, अगर बुशरा बीबी किसी भी इदारे की स्पाई के तौर पर काम कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में उस इदारे की पॉलिसीज़ को बदलने की या उस इदारे को कंट्रोल करने की बात है, ना ये कि कभी फैसल वावडा उठता है, कभी कोई उठता है और वो कहता है कि बुशरा बीबी को तलाक दे दी जाए तो इमरान खान को माफ़ी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में तलाक बुशरा बीबी को नहीं, किसी इदारे को देने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में अगर हम अपने अंदर के हालात जो हैं वो मैनेज कर लेंगे, तो फिर कोई जो अपस्ट्रीम है, वो कहीं उसकी जो ईमेल लीक होती है और सारे कनेक्टेड डॉट्स जो हैं हमें सारे एक्सटर्नल अफेयर्स से जाकर जुड़ जाते हैं। क्योंकि माइनस न्यूज़ हमेशा इस पे बात करता है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी हालात हैं, ये सिर्फ अंदरूनी मामलात नहीं हैं, बज़ाहिर कुछ और भी है, इस्लामोफोबिया भी है, और जंग ये वही है। आज हम बात करते हैं कि शायद एक जो मज़हब है जिसको यहूदियत कहा जाता है, उसके बच्चे बच्चे को फ़ौज में ट्रेन किया जाता है, इब्तदाई तमाम तर जो मालूमात या तालीम है उनके मज़हब के मुताबिक दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो मज़हब के पैरोकारों को बहुत ही बुरा बनाकर, एक तो उनके कंडक्ट पर सवालात भी उठते हैं, फिर उनको पोर्ट्रे भी बुरा किया जाता है, फिर उनके और ऐसे लोग ठेकेदार बन जाते हैं शायद जिन्होंने मज़हब अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, उसको समझना क्या और फिर उस पर अमल क्या करना। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि अब ये जो टकराव आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा, हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं कि पाकिस्तान अपने मफादात को किस तरह से, क्या अफ़गानिस्तान रजीम के लिए हम अपनी जो एनर्जीज़ हैं वो सर्व करेंगे, क्योंकि ईरान में तो रजीम चेंज नहीं हुआ। तो अब ये बहुत बड़ी एक डिमांड है, एक ये सवाल भी है। तो अब देखते हैं कि अपस्ट्रीम की जो ये ईमेल्स के पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आता है, और पाकिस्तान जो है वो अपने मफादात को किस तरह से टैकल करते हुए, महफूज करते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। हौज़ा कुलसुम राना को आज के लिए इजाज़त दीजिए। फॉलो करते रहिए माइनस न्यूज़।